सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यू, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 25 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे कम्युनिटी टैब को, हमारे चैनल पे कम्युनिटी टैब है उसको भी ज़रूर प्लीज़ फॉलो करें। उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पोस्ट करेंगे। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सबके ही क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ उसे भी आप ज़रूर रेफर किया करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लाइसेंस जो होता है होलसेल ड्रग्स का अदर देन विच इज स्पेसिफाइड इन C1 एंड X, तो ये तीन तरह की देखिए ये चीज़ें होती हैं जिसमें अलग तरह की प्रोसेस होती है लाइसेंस इशू करने की। बट वैसे जो जनरल प्रोसेस होती है लाइसेंस इशू करने की, होलसेल ड्रग लाइसेंस उसको इशू किया जाता है किस फॉर्म पे इशू किया जाता है, किस फॉर्म के फिल करने के बाद उसको इशू किया जाता है, 20B, 20A, 20C या 20D। आंसर है इसका ऑप्शन ए। 20B फॉर्म जो है उसको फिल किया जाता है। देखिए होलसेल किस तरह से आप होलसेल शॉप अपनी ओपन कर सकते हैं, होलसेल अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं, इसका पूरा ही वीडियो जो है हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें आप सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, यहाँ आई बटन पर हम उसको दे देंगे। इसमें क्या है देखिए, होलसेल ड्रग लाइसेंस जैसे पता होगा आपको, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस होता है। जो भी पर्सन होता है वो अपना एक होलसेल ड्रग स्टोर ओपन कर सकता है और वहाँ पर सेल कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ड्रग्स को। और ये जो और फॉर्म फिल किया जाता है देखिए 20B एंड 21B फॉर्म जब वो फिल करके देता है तो कहाँ से उसको लाइसेंस, देखिए स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको लाइसेंस इशू करती है उसकी शॉप के लिए, जिससे कि वो सेल कर सके, स्टॉक कर सके, एग्जिबिट कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके ड्रग्स को जहाँ भी वो करना चाहता है। एंड देखिए फॉर्म 21C होता है अगर लाइसेंस जो है वो रिन्यू कराना होता है। अलग अलग डेट देखिए, अलग अलग पीरियड्स पे लाइसेंस जो है वो रिन्यू होते हैं किसी भी शॉप के, तो उसके लिए फॉर्म 21C फिल करना होता है। बाकी 20B एंड 21B फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेड्यूल डी जो है देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में वो इनमें से क्या रेफर करता है। लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उसमें, स्टैंडर्ड होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स के, लिस्ट ऑफ द ड्रग एक्सेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन, मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं क्या जिनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस में कुछ छूट मिलती है, या लिस्ट ऑफ द ड्रग जो कि एक्सेम्प्टेड होती हैं फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविजन। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्या होती है देखिए, कौन सी ड्रग्स होती हैं शेड्यूल डी में, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको आयात में छूट दी जाती है। आयात इंपोर्ट पता होगा आपको, जब भी अगर किसी बाहर के देश से हमारे देश में सामान मंगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं, और अगर हम अपने देश से किसी बाहर के देश में सामान को भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये जो है देखिए हमारे देश के खुद के अंदर भी होता है, स्टेट्स के अंदर भी होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको आयात में छूट दी जाती है। कौन सी ड्रग्स होती हैं देखिए, थोड़ा सा अगर हम देखें तो ऐसे सब्सटेंस जो कि मेडिकल यूज़ के ना हो, जितने भी मेडिकल यूज़ के सब्सटेंस होते हैं जो कि मेडिकल में यूज़ किए जाते हैं उन सभी पे छूट नहीं दी जाती है, उन सभी पे कुछ ना कुछ जो है वो ड्यूटीज टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो ये जो ये सब्सटेंस आते हैं शेड्यूल डी के अंदर वो मेडिकल यूज़ के सब्सटेंस नहीं होते हैं। फिर जो सब्सटेंस होते हैं जैसे देखिए कंडेंस्ड और पाउडर्ड मिल्क, ये सारे शेड्यूल डी के अंदर आते हैं जिन पे छूट मिलती है, जिनके आयात पे जब इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर छूट मिलती है। फेरेक्स, ओट्स लेटेक्स एंड अदर सीरियल प्रिपरेशंस जो है उन पे छूट मिलती है। फिर ये देखिए कुछ तरह के एसेंस होते हैं, चिकन एसेंस और जो प्री डाइजेस्टेड फूड होते हैं इनके भी आयात पे छूट मिलती है। ये देखिए स्पाइसेस जैसे जिंजर, हमारे इंडिया में बहुत यूज़ होती है, जिंजर, पेपर, क्यूमिन, सिनेमन एंड ऑल अदर सिमिलर स्पाइसेस, और जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं इन सभी के क्या होता है जब भी इनको इंपोर्ट किया जाता है कहीं पे किसी स्टेट में तो उसके इंपोर्ट पे कुछ जो पर्सन इसको मंगा रहा है उसको छूट मिलती है। तो यही सारी ड्रग्स आती हैं देखिए शेड्यूल डी के अंदर। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर्म की जाती है, ऑप्शन में दिया गया देखिए अंडर द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में तब फॉर्म की जाती है। 2 और मोर देन 2 स्टेट्स में फॉर्म की जाती है। इन अ यूनियन टेरिटरी में फॉर्म की जाती है, या ऑन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल काउंसिल के ऑर्डर पे, सेंट्रल काउंसिल मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे इसको फॉर्म किया जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। ये जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होती है देखिए ये 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में इसको फॉर्म किया जाता है, ताकि जो दोनों ही स्टेट जिनके अंदर इनको फॉर्म किया गया है वो किसी तरह के जो डिसीजंस हैं, जो भी फार्मेसी से रिलेटेड डिसीजंस हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो वो आपस
पास में ले सकें। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल हर एक हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है। ये क्या करती है, ये अपने स्टेट की, तो मान लीजिए राजस्थान की है या गुजरात की है, तो वो अपने स्टेट की तो नीड्स को पूरी करते ही हैं, बट अगर किसी दूसरी स्टेट को ज़रूरत है किसी भी तरह के गाइडेंस की, किसी भी तरह की चीज़ की, तो वो उसकी नीड्स को भी पूरा करती है। एक ऑफिशियल एग्रीमेंट के अंदर होता है ये सब। तो इसीलिए देखिए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स बनाए गए, जिसके कारण अगर दो स्टेट आपस में किसी भी तरह के आइडियाज़, किसी भी तरह की जो प्रोग्रेस है वो शेयर करना चाहते हैं, तो ये दो स्टेट जो है आपस में शेयर कर सकते हैं। यही पर्पस होता है देखिए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। जितने भी फाइनेंशियल डिस्कशन या जितनी भी एजुकेशनल डिस्कशंस होती हैं वो ये दोनों आपस में ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, जिसको जीएमपी कहते हैं, टैबलेट कंप्रेशन के दौरान इन प्रोसेस कंट्रोल इसमें से कितने इंटरवल पे करना चाहिए। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखिए नॉट मोर देन 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका इंटरवल, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह हर घंटे किया जाता है इन प्रोसेस कंट्रोल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, नॉट मोर देन 30 मिनट्स। तो देखिए क्या होता है सबसे पहले बताते हैं आपको इन प्रोसेस कंट्रोल। देखिए जब भी कोई प्रोसेस होती है, जब भी कोई भी चीज़ जो है फैक्ट्री में बनती है, तो क्या है वो क्योंकि रोबोटिक्स के थ्रू बनती है सारी ही ये जो प्री ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं, तो वो अपना काम तो अच्छे से करती हैं, बट उन पे पूरे तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रोबोट्स होते हैं। तो क्या होता है इन प्रोसेस कंट्रोल में, मतलब बीच बीच में जो भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है या जो भी वर्कर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनको बीच बीच में आके यहाँ का एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट्स को चेक करना होता है कि सब कुछ काम जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं। तो इसी को कहते हैं देखिए इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। टैबलेट कंप्रेशन के केस में 30-30 मिनट का होता है। देखिए आधे घंटे के डिफरेंस पे आके चेक करना पड़ता है कि सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं, इक्विपमेंट्स एंड एनवायरनमेंट जो है सूटेबल है या नहीं। तो इस तरह से होता है देखिए इन प्रोसेस कंट्रोल। ISO 14000 प्राइमरीली कंसर्न होती है, मतलब उसका प्राइम फैक्टर होता है किस चीज़ पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है, विद 1 और मोर देन 1 इवेंट्स। इसमें से देखिए आपको बताया गया कि अलग अलग इवेंट्स बताए हैं, तो आपसे पूछा है कि ISO 14000 इनमें से कौन से इवेंट पे प्राइमरीली कंसर्न होती है, प्राइमरीली काम करती है। एनवायरमेंटल सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव बेल्स या केमिकल सेफ्टी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एनवायरमेंटल सेफ्टी पे काम होता है। देखिए ISO 14000 में जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें ये सबसे प्राइम कंसर्न होता है कि किसी भी तरह के देखिए मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल प्रोसेस अगर हमारे कंट्री में हो रही है तो उसको किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट ना करे, उस तरह की प्रोसेस देखिए यहाँ पर यही बताया गया है। हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमाइज करने के लिए अपने जो भी अनवांटेड उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करती है एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे प्रभाव डालती है, तो उनको कम करने में काम करती है। और क्या करती है ये कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग लॉज भी बताती है जो उनको लॉ फॉलो करने हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली लॉज, क्या क्या रेगुलेशंस उनको फॉलो करनी है, एनवायरमेंटल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, ये सभी जो है ये कंपनीज़ को जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको बताती है। और उन जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से काम करने के भी उनको बताती है कि किस तरह से आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में अपनी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना जो भी पॉल्यूशन है जो आपकी कंपनी से हो रहा है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी ही गाइडलाइंस जो है ये सारे स्टैंडर्ड होते हैं ISO 14000 में। डॉक्यूमेंट जो सीज किए जाते हैं, सीज मतलब जब्त किए जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा ड्यूरिंग द सर्च ऑफ द प्लेस। जब वो किसी जगह पे जाता है, जैसे किसी होलसेल स्टोर में जाता है या किसी रिटेल ड्रग स्टोर में जाता है और वो वहाँ देखता है कि किसी तरह का ऑफेंस जो है कमिट किया जा रहा था या किया जा रहा है, तो जो डॉक्यूमेंट सीज करते हैं वो कितने दिन में रिटर्न कर दिए जाते हैं। ऑफेंस क्या होता है, मतलब किसी रूल का उल्लंघन करना, किसी रूल को तोड़ना, उसको कहते हैं ऑफेंस। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बार क्या करते हैं जो शॉप ओनर होते हैं वो फार्मासिस्ट के नाम पे ही लाइसेंस लगाते हैं बट फार्मासिस्ट को हायर नहीं करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है। तो इस केस में भी क्या करते हैं किया जाता है, डॉक्यूमेंट सीज कर लिया जाता है, उस पूरा ही जो शॉप है उसके सारे ही डॉक्यूमेंट जो है वो जब्त कर लिए जाते हैं। कितने दिन बाद रिटर्न किए जाते हैं, अलग अलग ऑप्शन बताए गए हैं। देखिए रिटर्न इमीडिएटली पर्सन को रिटर्न कर दिए जाते हैं, 20 डेज के अंदर रिटर्न किए जाते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग
कंप्लीट होने के बाद रिटर्न किए जाते हैं, या 60 डेज ऑफ सीजर 60 दिन के अंदर मतलब 2 महीने के बाद रिटर्न किए जाते हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो देखिए 20 डेज़ के बाद रिटर्न किए जाते हैं सीज़ करने के। देखिए जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है अगर वो आता है किसी भी केमिस्ट शॉप पे तो उसमें सारी ही चीज़ वो देखता है कि किस तरह से काम हो रहा है। फार्मासिस्ट जो है जिसके नाम पे लाइसेंस लगाया गया है वही प्रेजेंट है या नहीं डिस्पेंस करने के लिए। अगर सब कुछ सही होता है तो वो पास कर देता है, बट अगर सही नहीं होता है तो क्या करता है वो पूरा ही डॉक्यूमेंट जो है वो सीज कर लेता है। और 20 डेज़ के बाद ऐसे ही वापस नहीं किया जाता। बहुत सारी इसमें भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको पूरा करने के बाद 20 दिन के बाद इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वापस करे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो एनालिसिस किया जाता है सैंपल्स ऑफ सीरम, प्रोटीन, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स, एंटीजेंस, इन सब का एनालिसिस कहाँ किया जाता है? इनमें से देखिए अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पर किया जाता है? देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोनूर, या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौशाली। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौशाली। बहुत ज़्यादा नाम अभी आपने सुना होगा, कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे टेस्टिंग जो है यहाँ की जाती है। देखिए इस इंस्टीट्यूट का विजन क्या है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं वैक्सीन जो इमर्जिंग डिसीज होती हैं, जो इनको लगता है। देखिए इनकी पूरी रिसर्च टीम होती है जो कि पता लगाती है कि कोई आने वाली डिसीज़ तो नहीं है हमारे देश में, और उनके अगेंस्ट जो है ये वैक्सीन जो है प्रिपेयर करते हैं। और एक तरह का ये सिर्फ वैक्सीन ही प्रिपेयर नहीं करते, एक तरह से टीचिंग एंड ट्रेनिंग हब की तरह भी काम करते हैं। लोगों को टीच भी करते हैं, लोगों को ट्रेन भी करते हैं इम्यूनोबायोलॉजिकल्स की फील्ड में कि किस तरह से वैक्सीन बनानी है, किस तरह से जो इमर्जिंग डिसीज़ हैं उनसे ट्रीट करना है, उनसे डील करना है। तो ये काम होता है देखिए इस इंस्टीट्यूट का। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए ये सारे ही कुछ फंक्शंस होते हैं, इनमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तीन ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शन है जिसमें आपको बताया गया है कि फंक्शंस क्या हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। बस एक जो है वो फंक्शन नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन की तरह ही नहीं, देखिए आपको फंक्शन भी पता चल जाएंगे क्या क्या करती है पीसीआई। इशू करती है क्या मेडिकल स्टोर लाइसेंस फार्मासिस्ट को, क्या ये पीसीआई करती है। प्रिस्क्राइब करती है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट। तो ये हर स्टेट को बताती है कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं जिससे कि आप फार्मासिस्ट जो है वो बन सकते हैं। इंश्योर करती है यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री। तो जो फार्मेसी की एजुकेशन है, जो भी फार्मासिस्ट बनते हैं लोग, जो भी वो कोर्स करते हैं, तो एक जैसा ही कोर्स होता है थ्रू आउट द कंट्री, कहीं ज़्यादा टफ कहीं ज़्यादा ईजी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये काम करती है क्या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेंटेन करके रखती है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट। आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए ये नहीं होता, इशू नहीं करती है मेडिकल स्टोर लाइसेंस फार्मासिस्ट को, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये काम नहीं होता है। ये जो मेडिकल स्टोर लाइसेंस इशू होता है ये ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो इशू करता है। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनके थ्रू इस तरह के लाइसेंस जो है वो इशू किए जाते हैं, बट पीसीआई ये काम नहीं करती है। पीसीआई के पास देखिए अपने बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च जिसको नाइपर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो कहाँ स्टार्ट किया गया था? चेन्नई, मोहाली, बनारस या छत्तीसगढ़? आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखिए ये फर्स्ट नाइपर जो है नाइपर मोहाली में है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ये इस तरह की रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर आप कह सकते हैं। ये कहाँ है? देखिए इसका नाइपर इंस्टीट्यूट, ये जो मोहाली का इंस्टीट्यूट है नाइपर, वो एक तरह का कैंपस है। 7 नाइपर प्रेजेंट है हमारे पूरी कंट्री में, तो इसका एक तरह का कैंपस जो है वो है पर मोहाली, और ये आता है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए एज पर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये एक तरह का एक्ट है जो कि बताता है कि किस तरह से शॉप्स जो है वो काम करेंगे, किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मेसीज जो है वो डिफर कर सकती हैं फ्रॉम वन अनदर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो अलग अलग फार्मेसीज रन होती हैं अलग अलग स्टेट में, स्टेट के अलग अलग एरियाज में, तो वो इसमें से एक चीज़ में डिफर कर सकती हैं। कौन सा है वो देखिए, रेफर प्रिस्क्रिप्शन बिफोर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन एंड लाइटिंग,
वर्किंग या आवर्स ऑफ वर्किंग फॉर फॉलोइंग? आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग फार्मेसीज होती हैं उनके डिफरेंट अलग अलग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ फार्मेसी जो है वो डे टाइम में ओपन होती हैं, कुछ फार्मेसीज को नाइट टाइम में भी ओपन करना होता है, 24/7 होती हैं, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि नाइट में भी ज़रूरत पड़ती है किसी तरह की मेडिसिन की। तो वर्किंग आवर्स जो है फार्मेसी के वो डिफ़र कर सकते हैं शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, बट बाकी सारी ही चीज़ें जो हैं वो सारी फार्मेसीज को सेम फॉलो करनी होती हैं, ये रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रेफ़र करेंगे, डिस्पेंस कर ऐसे कोई भी मेडिसिन किसी को नहीं देंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने मेंटेन करेंगे, क्लीनिनेस, वेंटिलेशन एंड लाइटिंग जो है वो अच्छे से देखेंगे। सो ये था देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है देखिए, एज पर द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, तो फार्मास्यूटिकल इथिक्स के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो इनमें से सिर्फ कोई एक काम है जो वो कर सकता है, बाकी काम वो नहीं कर सकता। कौन से काम है जो वो कर सकता है? देखिए, रेंडर फर्स्ट एड इन इमरजेंसी कंडीशन में पर्सन को वो फर्स्ट एड दे सकता है, डिस्पेंस कर सकता है क्या ड्रग्स, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मतलब मानवीय तौर पे वो ड्रग्स को क्या दे सकता है ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के, प्रिस्क्राइब कर सकता है रेमेडीज़ इमरजेंसीज में, अगर उसको कोई पर्सन देखता है कि वो इमरजेंसी कंडीशन में है तो क्या वो अपने ही नुस्खे जो है वो पर्सन को दे सकता है, या क्या प्रैक्टिस कर सकता है मेडिसिन इमरजेंसी कंडीशन में, वो मेडिसिन की प्रैक्टिस मतलब जो डॉक्टर जो काम करते हैं क्या वो काम वो कर सकता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। सो देखिए सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, वो फर्स्ट एड दे सकता है इमरजेंसी में। अगर कोई पेशेंट उसको दिखता है तो जो भी टेक्निक्स उसको आती है फर्स्ट एड की तो वो कर सकता है उसके साथ परफॉर्म, बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ देखिए फार्मासिस्ट का काम होता है मेडिसिन को डिस्पेंस करना जो कि प्रिस्क्राइब की गई है फिजिशियन के द्वारा या किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है उसके द्वारा प्रिस्क्राइब करी हुई मेडिसिन को ही वो सिर्फ वो दे सकता है, और वो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह से मेडिसिन लेनी है जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी गई होती है, तो वो सिर्फ वही बताता है पर्सन जो भी पेशेंट होता है उसको, बाकी कुछ भी वो नहीं कर सकता, अपनी तौर पे वो नहीं कर सकता। और देखिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फार्मासिस्ट होता है वो एडवाइस कर सकता है फिजिशियन को, फिजिशियन जो या जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होते हैं वो उनसे डायरेक्टली बात कर सकता है और उनको बता सकता है कि ये ड्रग जो है ये किस तरह का इंटरेक्शन कॉज कर सकती है, किस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि फार्मासिस्ट जो है वो सीधे ही पेशेंट को बताने लगा कि आपको डॉक्टर ने सही ड्रग नहीं दी है, इसके तो इस तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं, इसका इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को पैनिक नहीं करना होता है। अगर फार्मासिस्ट को लगता है कि जो ड्रग जो है डॉक्टर ने दी है वो किसी तरह से वो सही नहीं है, गलती से प्रिस्क्राइब कर दी है, तो वो डायरेक्टली कॉल कर सकता है फिजिशियन को और उससे डिस्कस कर सकता है। तो ये सारे रोल होते हैं फार्मासिस्ट के देखिए, बट बाकी कोई चीज़ वो बाकी कोई चीज़ वो नहीं कर सकता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से एक है जो कि एसेंशियल कमोडिटी के अंदर नहीं आता है। एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुएं, तो उसके अंदर नहीं आता है एज पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कॉटन टेक्सटाइल्स, रॉ जूट या रॉ वूल? आंसर है इसका ऑप्शन डी। रॉ वूल नहीं आता है एसेंशियल कमोडिटी के अंदर, बाकी सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कॉटन टेक्सटाइल एंड रॉ जूट आते हैं एसेंशियल कमोडिटी के अंदर। तो देखिए ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है जो कि इंश्योर करता है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे देश में उनकी सप्लाई जो है किसी तरह से ना रुके, उनका आयात निर्यात अच्छे से होता रहे। अगर इसकी सप्लाई जो है किसी तरह से रुक जाती है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाती है ड्यू टू देखिए होर्डिंग जो जमाखोरी कर लेते हैं लोग, जमा करके रखते हैं अपने पास या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, अगर इस तरह के लिए अगर इस वजह से इनकी सप्लाई जो है अगर रुक जाती है तो ये नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल जो ये हमारी आम जनता की जो ज़िंदगी है उस पर मुश्किल ला सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कभी कभार फ्लड आ जाती है या कभी कभार कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो क्या होता है सामान बहुत महंगे हो जाते हैं क्योंकि इस तरह से होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है उनकी। तो ये सब ना हो, इसको ठीक से मैनेज किया जा सके, तो यही एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर रॉ वूल नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है देखिए, लिस्ट ऑफ द डिसीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर कम्स अंडर विच शेड्यूल? किस शेड्यूल के अंदर ऐसी डिसीज की लिस्ट आती है जिसको कोई भी ड्रग जो है वो क्लेम नहीं कर सकती कि वो उस तरह की डिसीज जो अभी हम आपको बताएंगे उसको प्रिवेंट कर सकती है या उन तरह की डिसीज को क्योर कर सकती है। कौन से शेड्यूल में आती है? अलग अलग शेड्यूल दिए गए हैं आपको। आंसर है इसका ऑप्शन बी। शेड्यूल जे के अंदर आती हैं देखिए ऐसी सारी ही डिसीजेज जिसको कोई भी ड्रग क्लेम नहीं कर सकती कि वो उस तरह की डिसीज
को ट्रीट कर सकती है, उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकती। देखिए नो ड्रग में लीगली क्लेम टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ डिसीज़। कौन सी डिसीज़ है? देखिए ये सारे ही डिसीज जैसे एड्स, एंजिनोपेक्टोरिस, एपेंडिसाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लाइंडनेस, ब्लड पॉइजनिंग, ब्रोंकाइल अस्थमा, कैंसर एंड बेनिग्न ट्यूमर, ये सारी ही ऐसी डिसीज़ हैं जिसको कोई भी ड्रग देखिए नहीं बोल सकती कि ये इस तरह के डिसीज़ को ट्रीट कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है अच्छे पूरी तरह से। तो एंड दैट्स वाई इसके कोई भी एडवर्टीजमेंट भी आपको नहीं दिखते होंगे इसकी ड्रग्स के, जो टीवी पे या न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट नहीं किए जाते हैं इस तरह के डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए किसी भी मेडिसिन के। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू ड्रग कंफर्म की जाती है इसमें से कौन से फेज में क्लिनिकल ट्रायल के कि वो इफेक्टिव है या नहीं ड्रग पता लगाया जाता है? फेज 3, फेज 2, फेज 1 या फेज 4? आंसर इसका ऑप्शन ए, फेज 3 में पता लगाया जाता है कि जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं हम क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसमें टेस्टिंग कर रहे हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं। सबसे पहले देखिए क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल्स से जैसे आपको पता ही होगा बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है ड्रग का पता लगाने के लिए कि ये ड्रग जो है ये वर्क करेगी या ये वर्क नहीं करेगी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में। ये इसमें देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कि पहले क्या है, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कैंसर क्यूरेबल नहीं था, बट आज की डेट में क्या है कि कैंसर जो है वो क्यूरेबल है, ट्रीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बार बार जो अलग अलग ड्रग्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए और अब जो है बहुत सारी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हैं कैंसर को के जो इफेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए, जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स अवेलेबल हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए जैसे कोविड वैक्सीन भी क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग फेज से पास होकर ही मार्केट में आई। सबसे पहले फेज 1 होता है। देखिए ये फेज 1 में क्या किया जाता है, सेफ्टी को इवेल्युएट किया जाता है कि सेफ है वो ड्रग या नहीं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं शो करेगी। डिटरमाइन किया जाता है कि किस डोसेज में उसको देना है ताकि वो सेफ हो, ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कौन कौन से साइड इफेक्ट वो कर सकती है। फेज 2 में क्या होता है, देखिए इफेक्टिवनेस को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, कन्फर्म कर, कौन से फेज में कन्फर्म होती है तो वो फेज 3 में होती है। फेज 2 में क्या किया जाता है, सिर्फ टेस्ट किया जाता है इफेक्टिवनेस को, एंड फर्दर जो सेफ्टी है उसको इवेल्युएट किया जाता है और कितनी सेफ है या नहीं। फिर क्या किया जाता है, देखिए फेज 3 में कंफर्म की जाती है इफेक्टिवनेस, जो कि आपका क्वेश्चन है। फिर साइड इफेक्ट मॉनिटर किए जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में। फिर कंपेयर किया जाता है कि जो दूसरे ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में सेम डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, सेम तरह की इलनेस को ट्रीट करने के लिए, उसके कंपैरिजन में ये बेटर है या नहीं, क्योंकि बेटर होगी तभी इसको यूज़ किया जाएगा, कम साइड इफेक्ट होने चाहिए, वरना क्यों किसी ड्रग को मार्केट में लाएंगे। और भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट किया जाता है। एंड लास्ट में क्या किया जाता है, देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन आफ्टर अप्रूवल इंक्लूडिंग रिस्क, बेनिफिट एंड यूजेज। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट से कलेक्ट की जाती है कि किस तरह के वो रिस्क कॉज कर सकती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, किस तरह से उसको यूज़ करना है, एंड देन वो मार्केट में भेज दी जाती है। तो ये अलग अलग फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यंग पर्सन जो होता है, जो कि 12 से 18 साल के बीच का होता है, उसको इसमें से कितने आवर्स से ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं है। शुड नॉट मेड टू वर्क मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग आवर्स। तो इससे ज़्यादा आवर्स में वो काम नहीं कर सकता है, अलाउड नहीं है। आंसर इसका ऑप्शन ए। सो देखिए जो 12 से 18 साल के लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनको 6 घंटे से ज़्यादा कहीं भी काम करना अलाउड नहीं होता है इस एक्ट के तहत। बट अभी क्या है, अभी लोग अपनी मनमानी करते हैं, उनसे ज़्यादा भी काम करवाते हैं, बट नहीं करवाना चाहिए क्योंकि देखिए ये लॉ के खिलाफ होता है। ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है ये रेगुलेट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंडर आता है। ये एक्ट जो है, देखिए कहीं भी आप काम करने जाएंगे जब या काम करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ के वर्किंग आवर्स क्या होंगे डिसाइड होता है, कितना रेस्ट इंटरवल, कितना रेस्ट टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं आपको ब्रेक दिया जाता है, लंच ब्रेक या किसी भी तरह का ब्रेक दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को, वो डिसाइड होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर क्या होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। क्लोज डेट, कौन कौन सी डेट को वो बंद रहेगा, सैटरडे संडे या कोई फिक्स डेट, कोई वीकली डेज में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बंद रहती हैं। नेशनल एंड रिलीजियस हॉलीडेज कौन कौन से होंगे, ओवर टाइम वर्क कितना होगा, एम्प्लॉय जो चिल्ड्रंस हैं, रूल्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, तो अगर उन चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय करते हैं तो किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा। एनुअल लीव, जो हर तरह की लीव्स होती हैं, तो ये सब कौन देखता है, देखिए ये सब आता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत। ये सारी ही चीज़ें वही देखते हैं, सभी कुछ वो डिसाइड करते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को ये सबमिट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उस पर वर्क करती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to 40 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर कंटेंट आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।